स्मृति की दो बेटियां थीं, बड़ी बेटी प्रज्ञा और छोटी बेटी विभा। दोनों बेटियां ही उसके जीने का सहारा थीं। स्मृति चूड़ी की एक फैक्ट्री में काम किया करती थी, जहां उसे बहुत कम तनख्वाह मिलती थी, लेकिन पढ़ी लिखी ना होने के कारण वो कोई और नौकरी भी नहीं कर सकती थी। मैं पढ़ी लिखी नहीं हुई तो क्या हुआ, मैं अपनी दोनों बेटियों को पढ़ाऊंगी ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। ऐसा सोचकर स्मृति ने अपनी दोनों बेटियों को सरकारी स्कूल में पढ़ाया। स्कूल की पढ़ाई के बाद बड़ी बेटी प्रज्ञा ने आगे पढ़ने की इच्छा जताई। प्रज्ञा बेटी, तुझे जितना पढ़ना है उतना पढ़ाई कर, मैं तेरी पढ़ाई का खर्चा उठाऊंगी, तू जरा भी चिंता मत करना। प्रज्ञा ने कॉलेज में एडमिशन ले लिया और कॉलेज की पढ़ाई शुरू कर दी। इधर 2 साल के बाद स्मृति की छोटी बेटी विभा की भी स्कूल की पढ़ाई खत्म हो जाती है। माँ, मैं भी आगे पढ़ना चाहती हूँ। माँ, मैं कॉलेज की पढ़ाई के बाद मेडिकल की पढ़ाई करना चाहती हूँ। प्रज्ञा बेटी, मेडिकल की पढ़ाई में बहुत खर्चा आता है। माँ, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा कि तुम्हारी बेटी डॉक्टर बने? क्यों नहीं प्रज्ञा, मेरा सर गर्व से ऊंचा हो जाएगा। मैं तेरी मेडिकल की पढ़ाई जरूर करवाऊंगी। माँ, दीदी की पढ़ाई में मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। तुम मेरी नौकरी चूड़ी की फैक्ट्री में लगवा दो। हम दोनों काम करेंगे तो हमारी सैलरी भी दुगनी हो जाएगी। मेरी सैलरी दीदी की पढ़ाई में काम आएगी। लेकिन तेरी पढ़ाई कैसे होगी? माँ, मैं आगे नहीं पढ़ूंगी। दीदी जब डॉक्टर बन जाएगी तो मुझे अपने आप पीए रख लेगी। क्यों दीदी? हाँ प्रज्ञा, मैं ऐसा ही करूंगी। तुझे नौकरी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। दोनों बहनों का प्यार देखकर स्मृति बहुत खुश हो जाती है। वो दूसरे दिन अपने फैक्ट्री के मालिक से कहती है कि वो उसकी छोटी बेटी विभा को काम पर रख ले। मैं तुम्हारी बेटी को काम पर रख लूंगा, लेकिन उससे कहना कि ज्यादा सैलरी की उम्मीद ना करे। उससे भी उतने ही पैसे मिलेंगे जितने तुम्हें मिलते हैं। ठीक है मालिक, हमारे लिए इतना ही बहुत है। दूसरे दिन से विभा भी स्मृति के साथ काम पर जाने लगती है। विभा अपनी सैलरी अपनी बड़ी बहन प्रज्ञा की मेडिकल की पढ़ाई के लिए इकट्ठा करने लगती है। कुछ समय के बाद जब पैसे इकट्ठे हो जाते हैं तो वे दोनों कुछ रुपए बैंक से लोन लेकर प्रज्ञा का एडमिशन मेडिकल कॉलेज में करवा देते हैं। प्रज्ञा अब मेडिकल की पढ़ाई करने लगती है। स्मृति और विभा मिलकर ओवर टाइम करने लगते हैं। माँ, ओवर टाइम के जो पैसे मिलेंगे उन पैसों से हम बैंक का कर्ज चुका देंगे। हाँ विभा बेटी, प्रज्ञा की पढ़ाई के लिए लिया गया कर्जा जल्दी चुकाना जरूरी है। इधर दोनों माँ बेटी दिन रात मेहनत कर रहे थे। उधर प्रज्ञा मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। 5 साल बीत जाते हैं और प्रज्ञा डॉक्टर बन जाती है। माँ, एक सरकारी अस्पताल में मेरी नौकरी लग गई है। रहने के लिए मुझे एक घर भी दिया गया है। वाह, मतलब अब हमें इस झोपड़ी में नहीं रहना पड़ेगा, हम लोग एक पक्के मकान में रहेंगे। विभा, अभी पहले मैं वहां जाऊंगी, उस घर में सारे सामान खरीदकर घर को रहने लायक बना लूं, फिर मैं तुम्हें और माँ को वहां ले जाऊंगी। ठीक है दीदी, लेकिन तुमने कहा था कि तुम मुझे अपना पीए बना लोगी। देख विभा, मेरी सरकारी नौकरी है, मैं तुझे अपने मन से तो अपना पीए नहीं बना सकती। उसके लिए तुझे परीक्षा देनी होगी, और तूने तो 10वीं के बाद पढ़ाई भी नहीं की, तू परीक्षा कैसे देगी? कोई बात नहीं प्रज्ञा बेटी, तू अपने घर जा, फिर हमें बुला लेना। कम से कम हमें इस झोपड़ी से तो छुटकारा मिलेगा। ठीक है माँ, मैं चलती हूँ। प्रज्ञा अपने नए घर में चली जाती है। वो बेड, फर्नीचर, सोफा और किचन का सारा सामान खरीदकर अपने घर को घर जैसा बना लेती है, लेकिन वो अपनी माँ और छोटी बहन को अपने घर नहीं बुलाती। कुछ महीने बीत जाते हैं। प्रज्ञा अपने साथ काम करने वाले एक डॉक्टर के साथ शादी भी कर लेती है, लेकिन इस बात की खबर ना तो स्मृति को लगती है और ना विभा को। माँ, कई महीने बीत गए, दीदी की कोई खबर नहीं आई। दीदी ने कहा था वो हमें बुला लेंगी। मुझे भी उसकी बहुत चिंता हो रही है, कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई। हमें दीदी के घर जाकर देखना चाहिए, आखिर दीदी है कहाँ? विभा और स्मृति ने प्रज्ञा का घर नहीं देखा था। वे पहले उस अस्पताल में जाते हैं जहाँ प्रज्ञा नौकरी करती थी, और वहां से प्रज्ञा के घर का एड्रेस लेकर उसके घर पहुंचते हैं। घर में काम करने वाला नौकर प्रज्ञा को बताता है कि कोई उससे मिलने आया है। मालकिन, बाहर एक बूढ़ी औरत और एक लड़की आपसे मिलने आई है। प्रज्ञा घर के बाहर आकर देखती है कि स्मृति और विभा दोनों दरवाजे पर खड़े हैं। माँ, विभा, आप दोनों? प्रज्ञा बेटी, हमें तेरी बहुत चिंता हो रही थी। जब से तू गई है तेरी कोई खबर नहीं आई, इसीलिए हम तुझसे मिलने चले आए। ऐसा कहकर स्मृति और प्रज्ञा घर के अंदर आने लगते हैं। रुक जाओ माँ, मेरे घर में 2 ही कमरे हैं। एक कमरे में मैं और मेरे पति रहते हैं और दूसरे कमरे में मेरा नौकर रहता है। क्या तूने शादी कर ली? बताया भी नहीं। दामाद जी क्या करते हैं, उनसे मिलवा तो सही। माँ, आपके दामाद जी डॉक्टर हैं, वो बहुत बिजी रहते हैं, इस वक्त घर पर नहीं है। दीदी, क्या हमें घर के अंदर भी नहीं बुलाओगी?
देख विभा, ये डॉक्टर्स कॉलोनी है, यहाँ बड़े बड़े डॉक्टर रहते हैं। मैं भी उनमें से एक हूँ। मेरा यहाँ बड़ा रुतबा है। लोग तुम दोनों को मेरे घर में देखेंगे तो मुझसे कई सवाल करेंगे। मुझे तो उन्हें बताने में भी शर्म आएगी कि तुम दोनों मेरी माँ और बहन हो। क्या हमारी गरीबी अब तुझे बुरी लग रही है? ये मत भूल प्रज्ञा कि तू भी इसी गरीबी से उठकर अमीर बनी है, और वो भी हम दोनों की मेहनत की बदौलत। माँ, तुम गुस्सा मत करो, चलो यहाँ से। विभा स्मृति को लेकर वहां से चली जाती है। दोनों अपने घर वापस आ जाते हैं। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि प्रज्ञा इतनी बदल जाएगी। कोई बात नहीं माँ, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। विभा बेटी, तूने प्रज्ञा की पढ़ाई के चलते अपनी पढ़ाई नहीं, मेरी इतनी हैसियत नहीं कि मैं तेरी शादी किसी अमीर लड़के से करा सकूं। माँ, मैं शादी ही नहीं करूंगी, तुम्हारे साथ रहूंगी। नहीं बेटी, मेरे बाद तेरा क्या होगा? शादी तो तेरी जरूर होगी। अब स्मृति अपनी छोटी बेटी के लिए लड़का देखने लगती है। वो चूड़ी फैक्ट्री में काम करने वाले एक कारीगर से विभा की शादी के बारे में बात करती है। स्मृति बहन, तुम चाहो तो अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे अनुपम से करा दो। मेरा बेटा ऑटो रिक्शा चलाता है, महीने में 20-25 हजार रुपए कमा लेता है। तुम्हारी बेटी को किसी चीज की दिक्कत नहीं होगी। आपने तो मेरी सारी चिंता दूर कर दी भाई साहब। स्मृति विभा की शादी अनुपम से करा देती है। दोनों की शादी बहुत ही सादे ढंग से एक मंदिर में कराई जाती है। शादी के बाद अब विभा भी अपने ससुराल चली जाती है। स्मृति अकेली रह जाती है। वो अब बूढ़ी हो गई थी, लेकिन जीविका चलाने के लिए काम तो करना ही था। वो अब भी चूड़ी फैक्ट्री में काम करने जाया करती। धीरे धीरे स्मृति बहुत बीमार और कमजोर रहने लगी, और जिस कारण उसका काम भी छूट जाता है। इधर विभा अब भी चूड़ी फैक्ट्री में काम करती थी। 2 दिनों से माँ काम पर नहीं आई, कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया। विभा अपने पति को ये बात बताती है। हमें घर चलकर उन्हें देखना चाहिए। शाम को विभा और अनुपम स्मृति के घर जाते हैं। स्मृति चारपाई पर लेटी हुई थी। माँ, तुम्हारी तो तबीयत खराब है, तुमने कुछ खाया? विभा बेटी, घर में खाने को कुछ नहीं है। 2 दिन से मैं काम पर नहीं जा सकी, इसलिए पगार भी नहीं ले सकी। माँ जी को तो अब काम करना भी नहीं चाहिए। बेटा, अगर मैं काम नहीं करूंगी तो घर में दाल रोटी कैसे बनेगी? माँ जी, आप हमारे घर चलिए, हमारे साथ रहिए। अब आपकी उम्र काम करने की नहीं, आराम करने की है। विभा को अनुपम की ये बात बहुत अच्छी लगती है। दोनों स्मृति को अपने घर ले आते हैं और उसकी बहुत देखभाल करते हैं। स्मृति अब अपनी छोटी बेटी के ससुराल में रहने लगती है। अनुपम ने उसे काम पर जाने से भी मना कर दिया था। वो घर पर ही रहकर आराम किया करती। इस बीच इधर स्मृति की बड़ी और अमीर बेटी प्रज्ञा गरीब मरीजों से घूस लेते हुए पकड़ी जाती है। पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। सरकार की ओर से उसकी डॉक्टर की डिग्री भी छीन ली जाती है। ये सब होने के बाद उसका पति भी उसकी तरफ मुड़कर नहीं देखता। घर पर बैठी स्मृति अपने समधी मनोज के साथ एक दिन टीवी देख रही थी, जिस पर प्रज्ञा की खबरें चल रही थी। स्मृति बहन, ये तो तुम्हारी बड़ी बेटी प्रज्ञा है ना? हाँ, ये मेरी बेटी प्रज्ञा है। ये तो जेल में है, तुम्हें इसकी मदद करनी चाहिए। शाम को जब विभा और अनुपम काम से घर लौटते हैं तो स्मृति उन्हें प्रज्ञा के बारे में बताती है। मेरे ख्याल से हमें दीदी से मिलना चाहिए, इस समय उन्हें हमारी जरूरत होगी। तुम ठीक कह रहे हो बेटा। दूसरे दिन वो तीनों जेल में जाकर प्रज्ञा से मुलाकात करते हैं। माँ, विभा, मैंने तुम लोगों के साथ गलत किया और आज मुझे अपने कर्मों की सजा मिल गई। ऐसा मत कहो दीदी, हम तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। अनुपम और विभा प्रज्ञा की जमानत के लिए वकील से बात करते हैं। विभा अपने बचाए हुए पैसों से जमानत देकर प्रज्ञा को जमानत दिलवाती है। जेल से बाहर आकर प्रज्ञा माँ और छोटी बहन के गले लग जाती है। एक बार फिर तूने मेरी मदद की है विभा। मैं अमीरी के घमंड में चूर थी। तेरे और माँ के त्याग और परिश्रम की कभी कदर नहीं की। बीती बातें भूल जाओ दीदी और एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। हाँ दीदी, आप चाहें तो हमारे घर चल सकती हैं। नहीं अनुपम, मैं अपने मायके जा रही हूँ, जहाँ मैंने माँ और विभा के साथ अपना जीवन गुजारा था। मैं भी तेरे साथ चलती हूँ बेटी। नहीं माँ, तुम विभा के पास रहो। तुम्हें अब बाकी जिंदगी आराम से जीने की जरूरत है। तुमने बहुत संघर्ष कर लिया, अब मेरी बारी है। प्रज्ञा रहने के लिए अपने मायके चली जाती है। वो पढ़ी लिखी तो थी ही, अपने लिए नौकरी की तलाश करती है और उसे एक छोटी सी नौकरी मिल जाती है, जहाँ से वो फिर से एक नई जिंदगी की शुरुआत करती है।